जंगल की ठंडी हवाओं में बेताल की गूंजती हुई हंसी फिर से सुनाई दी। राजन, अब कहानी अपने सबसे उग्र और निर्णायक अध्याय में प्रवेश कर रही है। यह वह क्षण है जहां धैर्य और युद्ध कौशल के बीच संतुलन साधने की आवश्यकता होगी। लेकिन याद रखो, हर तलवार की चमक के पीछे एक छुपा रहस्य होता है। सुनो कथा का अगला भाग। राजा हर्षवर्धन ने आर्या और भास्कर को कठोर स्वर में कहा, तुम दोनों ने मेरे भरोसे को तोड़ा है। यह न केवल रानी रत्नप्रिया की हत्या है, बल्कि यह मेरे पूरे राज्य के खिलाफ एक अपराध है। क्या तुम्हारे पास अपने कृत्य का कोई औचित्य है? आर्या ने निर्भीकता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने जो किया वह राज्य के लिए किया। रानी की वजह से आपके निर्णय कमजोर हो रहे थे। उनकी अंधभक्ति आपके शासन को गिरा रही थी। भास्कर ने जोड़ा, और यह केवल हमारी योजना नहीं थी। इस षड्यंत्र के पीछे एक और बड़ा खेल चल रहा है जिसे आप अभी समझ नहीं पाए। राजा सन्न रह गया। उसने क्रोध में कहा, और कौन है इस षड्यंत्र में शामिल? सच सच बताओ। भास्कर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वह व्यक्ति आपके विश्वास का सबसे बड़ा पात्र है, वह जो हर समय आपके साथ रहता है। लेकिन महाराज, सच्चाई जानने के लिए आपको एक और खतरा मोल लेना होगा। सभा के बीच एक दूत दौड़ता हुआ आया। उसने हांफते हुए कहा, महाराज, महल के खजाने से कुछ गुप्त दस्तावेज गायब हो गए हैं। जो दस्तावेज गुम हुए हैं वे राज्य की सीमा के दुश्मनों से संबंधित हैं। यह सुनते ही राजा का चेहरा सख्त हो गया। उसने तत्काल महल की तलाशी का आदेश दिया। तलाशी के दौरान जयदेव को राजा के ही कक्ष में एक गुप्त दराज मिली, जिसमें राज्य के गुप्त दस्तावेजों की नकल और एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, राजा का पतन अब निकट है और उनकी हार मेरे हाथों सुनिश्चित होगी। पत्र पर हस्ताक्षर किसी और के नहीं, बल्कि राजा के बचपन के मित्र और मुख्य सलाहकार अनिरुद्ध के थे। राजा ने अनिरुद्ध को तुरंत दरबार में बुलाया। अनिरुद्ध ने पूरी स्थिति सुनकर शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, यह पत्र जाली है। यह षड्यंत्र मुझे फंसाने के लिए रचा गया है। आर्या ने ठाका लगाते हुए कहा, महाराज, क्या आप देख नहीं रहे? असली दुश्मन वही है जिसे आप बचपन से अपना मित्र मानते आए हैं। वह आपके हर निर्णय में हस्तक्षेप करता है, क्योंकि वह खुद राजा बनना चाहता है। राजा हर्षवर्धन के राज्य की सीमाओं पर अचानक दुश्मन सेना का आक्रमण हुआ। यह वही सेना थी जो लंबे समय से उसके राज्य पर कब्जा करने की ताक में थी। राजा को यह सूचना मिली कि दुश्मन ने आर्या और भास्कर के षड्यंत्र का लाभ उठाते हुए राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी हासिल कर ली है। यह खबर सुनते ही राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया। जयदेव ने कहा, महाराज, यह समय है कि हम दुश्मन पर पूरी ताकत से प्रहार करें, लेकिन भीतर के गद्दारों को पहचानना भी उतना ही जरूरी है। राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, इस युद्ध का निर्णय केवल तलवार से नहीं, बल्कि रणनीति और सत्य की पहचान से होगा। मुख्य सलाहकार अनिरुद्ध ने एक चालाक योजना पेश की। उसने कहा, महाराज, दुश्मन की सेना बड़ी है। यदि हम उसे सीधे चुनौती देंगे तो हमारे लिए नुकसान अधिक हो सकता है। हमें अपनी सेना को 2 भागों में बांटकर दुश्मन को फांसने के लिए एक नकली हार का नाटक करना होगा। राजा ने अनिरुद्ध की योजना को स्वीकार किया, लेकिन उसके प्रति अपनी शंका को मन में ही रखा। दुश्मन सेना राजा हर्षवर्धन के राज्य की सीमा के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। राजा की सेना ने उन्हें रोकने के लिए मैदान में मोर्चा संभाल लिया। युद्ध शुरू हुआ और तलवारों की चमक से पूरा मैदान जगमगा उठा। आर्या और भास्कर, जो अब भी कैद में थे, युद्ध की खबर सुनकर चिंतित हो गए। आर्या ने कहा, यदि यह युद्ध हार गए तो हमारे षड्यंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमें किसी भी तरह राजा को अपनी ताकत का यकीन दिलाना होगा। जैसे ही दुश्मन की सेना राजा की सेना को पीछे धकेलने लगी, अनिरुद्ध ने अपनी योजना के अनुसार दूसरी सेना को पीछे से हमला करने का आदेश दिया। यह एक जोरदार पलटवार था जिसने दुश्मन को चौंका दिया। लेकिन ठीक उसी समय एक गुप्त सैनिक राजा के पास दौड़ता हुआ आया और कहा, महाराज, दुश्मन की सेना के साथ हमारी कुछ टुकड़ियों ने गुप्त संधि कर ली है। वे युद्ध के बीच में हमारा साथ छोड़ सकते हैं। यह खबर सुनकर राजा ने तुरंत अपनी सेना को एकजुट करने का आदेश दिया। उसने कहा, जो हमारे साथ हैं वे सच्चे योद्धा हैं। हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। विश्वासघात करने वालों का अंत निश्चित है। तभी जयदेव ने एक विचार रखा, महाराज, आर्या और भास्कर को उनकी योग्यता का एक और अवसर दिया जा सकता है। वे इस युद्ध में हमारी ताकत बन सकते हैं। राजा ने सोचा और अंततः आदेश दिया, आर्या और भास्कर को युद्ध भूमि पर भेजो। लेकिन याद रखना, यदि वे फिर से धोखा देंगे तो यह उनकी आखिरी गलती होगी। आर्या और भास्कर ने युद्ध में प्रवेश किया और अपने अनुभव और कौशल से दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचाया। उनके नेतृत्व में कई दुश्मन टुकड़ियां बिखर गईं। युद्ध खत्म होने के करीब था। राजा हर्षवर्धन की सेना ने दुश्मन को लगभग हरा दिया था। लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। दुश्मन की सेना के बीच से एक गुप्त संदेशवाहक आया और उसने राजा के कान में फुसफुसाया, महाराज, यह युद्ध केवल एक भ्रम था। असली खेल महल के अंदर चल रहा है। राजा का चेहरा कठोर हो गया। उसने तुरंत जयदेव को आदेश दिया, महल वापस चलो। यह युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होगी।
राजा हर्षवर्धन युद्ध के मैदान से विजयी होकर महल लौटे, लेकिन महल में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो हर कोना किसी गहरे रहस्य को छुपा रहा हो। जैसे ही राजा अपने कक्ष में पहुंचे, उन्होंने देखा कि अनिरुद्ध पहले से ही वहां मौजूद था। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। अनिरुद्ध ने कहा, महाराज, मैंने युद्ध के दौरान कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी। लगता है महल के भीतर कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। राजा ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हें इसके पीछे किसी का नाम पता चला है? अनिरुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, आर्या और भास्कर की निष्ठा अब भी संदेह के घेरे में है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई तीसरा व्यक्ति इस षड्यंत्र का असली सूत्रधार है। इसी बीच महल के एक पुराने कक्ष से रोशनी की हल्की चमक दिखाई दी। ये वही कक्ष था जहां रानी रत्नप्रिया अपने अंतिम दिनों में ध्यान लगाया करती थी। राजा ने बिना किसी को बताए उस कक्ष की ओर कदम बढ़ाए। कक्ष के अंदर एक पुराना तांत्रिक मंत्रोच्चार सुनाई दे रहा था। राजा ने देखा कि एक छाया मूर्ति वहां बैठी थी और उसके सामने रानी की तस्वीर रखी थी। उस छाया मूर्ति ने जैसे ही राजा को देखा, उसकी आवाज गूंजने लगी, तुम यहां क्यों आए हो हर्षवर्धन? सत्य की खोज में या अपने अंत को करीब लाने के लिए? राजा ने साहसपूर्वक कहा, मैं यहां अपने राज्य और रानी रत्नप्रिया के साथ हुए अन्याय का उत्तर ढूंढने आया हूं। छाया मूर्ति ने ठहाका लगाते हुए कहा, सत्य जानना चाहते हो? सुनो, तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी हार उस दिन होगी जब तुम्हें यह पता चलेगा कि रानी की हत्या केवल एक षड्यंत्र नहीं, बल्कि एक अभिशाप का हिस्सा थी। यह सुनकर राजा का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने तलवार निकालते हुए कहा, तुम कौन हो और यह अभिशाप किसने दिया? छाया मूर्ति ने उत्तर दिया, अभिशाप की जड़ रानी के अपने परिवार में है, लेकिन यदि तुम्हें सत्य चाहिए तो तुम्हें उस दर्पण को खोजना होगा जो रानी के अंतिम संस्कार के समय गायब हो गया था। उस दर्पण में ही रानी के जीवन और मृत्यु का पूरा रहस्य छुपा है। राजा ने अनिरुद्ध, जयदेव, आर्या और भास्कर को तुरंत बुलाया। उन्होंने कहा, महल के हर कोने की तलाशी लो, उस दर्पण को खोजो जो रानी रत्नप्रिया के समय का है, वह इस षड्यंत्र की जड़ है। जयदेव ने सुझाव दिया, महाराज, रानी के अंतिम दिनों में उनका दर्पण अक्सर उनके ध्यान कक्ष में रखा जाता था। हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे ही सभी ध्यान कक्ष में पहुंचे, उन्होंने देखा कि कक्ष के फर्श पर एक गुप्त दरवाजा छुपा हुआ था। वह दरवाजा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। राजा ने आदेश दिया, इसे तुरंत खोलो। दरवाजा खुलते ही एक गहरी सुरंग दिखाई दी जो अंधेरे में कहीं दूर तक जाती थी। सुरंग की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जो किसी प्राचीन तांत्रिक विद्या का हिस्सा लग रहे थे। सुरंग के अंत में एक चमकदार दर्पण रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही राजा ने दर्पण उठाया, पूरा महल अचानक हिलने लगा। दर्पण से एक रहस्यमयी रोशनी निकली और उसमें रानी रत्नप्रिया का चेहरा प्रकट हुआ। उन्होंने धीरे से कहा, हर्षवर्धन, यह दर्पण तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन का चेहरा दिखाएगा, लेकिन याद रखना, जो तुम देखोगे वह तुम्हें चौंका सकता है। महल की गुप्त सुरंग में रखा हुआ दर्पण अब राजा हर्षवर्धन के हाथों में था। जैसे ही उन्होंने उसमें झांका, दर्पण की सतह पर धुंधलापन छा गया और एक चेहरा प्रकट हुआ। यह चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार अनिरुद्ध का था। हर्षवर्धन स्तब्ध रह गए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अनिरुद्ध, यह कैसे संभव है? दर्पण की आवाज गूंजने लगी, अनिरुद्ध वह व्यक्ति है जो तुम्हारे विश्वास का सबसे बड़ा दुरुपयोग कर रहा है, लेकिन यह याद रखो, वह अकेला नहीं है। उसके पीछे एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे पूरे राज्य को निगलना चाहती है। राजा ने तुरंत अपने गुप्त सैनिकों को आदेश दिया कि अनिरुद्ध की हर गतिविधि पर नजर रखी जाए, लेकिन अनिरुद्ध, जो अपनी चतुराई और चालाकी के लिए जाना जाता था, किसी भी प्रकार की शंका का सामना करने के लिए पहले से तैयार था। उसी रात अनिरुद्ध ने गुप्त रूप से महल के बाहर एक निर्जन स्थान पर एक अज्ञात व्यक्ति से मुलाकात की। यह व्यक्ति काले कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसकी उपस्थिति से गहरा डर महसूस हो रहा था। अनिरुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, योजना को तेज करना होगा। राजा को दर्पण के माध्यम से जो दिखा है वह हमारे खिलाफ काम कर सकता है। हमें उससे पहले उसके विश्वास को पूरी तरह तोड़ना होगा। उस अज्ञात व्यक्ति ने हंसते हुए उत्तर दिया, चिंता मत करो, राजा केवल कठपुतली है। असली खेल तो वह है जो दर्पण में छिपा है। अगली सुबह महल में हड़कंप मच गया। राजा के एक वफादार सेनापति जयदेव को झड़ देकर मारने की कोशिश की गई। जयदेव ने मरने से पहले राजा को एक आखिरी संदेश दिया, महल के भीतर दुश्मन है, विश्वासघात कहीं अधिक गहरा है जितना तुम सोच सकते हो, सावधान रहो। इस घटना ने राजा को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने सोचा, यह खेल अब मेरी समझ से परे जा रहा है, मुझे जल्द ही इस षड्यंत्र का अंत करना होगा। उसी शाम एक रहस्यमयी तांत्रिक महल के द्वार पर आया। उसने कहा, राजन, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूं। तुम्हारे राज्य पर एक ऐसा अभिशाप मंडरा रहा है जिसे केवल सत्य के प्रकाश से मिटाया जा सकता है। राजा ने तांत्रिक से पूछा, क्या तुम दर्पण के रहस्य के बारे में जानते हो? तांत्रिक ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, दर्पण
तुम्हारे दुश्मनों का चेहरा दिखाता है, लेकिन यह भी याद रखो, हर दिखने वाला चेहरा सत्य नहीं होता। दर्पण का असली रहस्य तो उसकी परछाई में छिपा है। तांत्रिक ने राजा को दर्पण के चारों ओर एक तांत्रिक मंत्र की मदद से विशेष रेखा खींचने का आदेश दिया। जब यह किया गया तो दर्पण की परछाई दीवार पर उभरने लगी। परछाई में केवल अनिरुद्ध ही नहीं बल्कि भास्कर और आर्या का भी चेहरा दिखाई दिया। राजा को अब समझ आया कि यह षड्यंत्र कितना बड़ा और जटिल है। लेकिन तभी तांत्रिक ने कहा, राजन, इन चेहरों पर भरोसा मत करो, सच्चाई इनसे भी परे है। तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हारे सबसे करीबी लोगों को एक मोहरा बना लिया है। कहानी समाप्त करते हुए बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, तो राजन, अब बताओ, राजा को किस पर भरोसा करना चाहिए, दर्पण पर, परछाई पर या अपनी बुद्धि पर? क्या तांत्रिक सच में राजा की मदद कर रहा है या यह भी दुश्मनों की एक चाल है? और अगर अनिरुद्ध, भास्कर और आर्या वाकई दोषी हैं, तो क्या राजा को उन्हें सजा देनी चाहिए या सच्चाई जानने के लिए और प्रतीक्षा करनी चाहिए? विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, राजा को अपनी बुद्धि और विवेक पर भरोसा करना चाहिए। दर्पण और परछाई केवल संकेत हैं, लेकिन सच्चाई को समझने के लिए धैर्य और सूझबूझ की आवश्यकता है। किसी को सजा देना जल्दबाजी होगी जब तक कि सत्य पूरी तरह से उजागर न हो जाए। बेताल ने हंसते हुए कहा, राजन, तुमने ठीक कहा, लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगला अध्याय तुम्हारे विवेक की आखिरी परीक्षा होगा। तैयार रहो, क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। और बेताल हवा में गायब हो गया। विक्रमादित्य को और गहरे विचारों में छोड़ते हुए अगला भाग देखने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो जल्द ही आ रहा है।